हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रही थी, क्योंकि आप लोग के एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाले हैं, कुछ ही टाइम बचा है, जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। क्लासेस की अलग है और आपकी प्रैक्टिस सेट्स की अलग है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक जरूर किया करिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैश बुक का उपयोग निम्नलिखित को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग: ऑल कैश रिसिप्ट्स ओनली, ऑल कैश पेमेंट्स ओनली, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैश बुक होती है उसका उपयोग जो किया जाता है किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता ही है, जो कैश बुक बनाते हैं हम, तो क्या रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, जो भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं या फिर जो रिसिप्ट होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी ट्रांजेक्शन आपने कैश में नहीं किए होते हैं, कुछ भी आपने एसेट को परचेज किया है या कुछ भी ऐसा कुछ किया है जो आपने क्रेडिट पे किया, तो उसको हम कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाचिंग सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन कह रहा है कि जो विक्रय वापसी होती है, यानी कि जो सेल्स रिटर्न होती है, जब उसकी वॉचिंग की जाती है ऑडिटिंग में, क्योंकि हम वॉचिंग का काम भी करते हैं, प्रमाणन करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, जो एंट्रीज करी हैं, उनकी जो रिसिप्ट अवेलेबल होती हैं, जो प्रमाणक अवेलेबल होते हैं, उनसे मिलान किया जाता है, मैच किया जाता है, तो ये देखा जाता है कि वो सही एंट्री की गई है या नहीं। तो प्रमाणन करते समय, वॉचिंग करते समय किसकी आवश्यकता हमें नहीं होगी, किसकी नीड नहीं होती। एग्जामाइन डेबिट नोट्स, एग्जामाइन कट ऑफ पॉइंट्स, एग्जामाइन क्रेडिट नोट्स या फिर एग्जामाइन सेल्स रिटर्न बुक। किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पर जो कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं उनको भी देखना इम्पोर्टेंट होता है, जो क्रेडिट नोट होंगे उनको भी, और जो सेल्स रिटर्न बुक होगी उसको भी। किसको इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो डेबिट नोट्स होते हैं उनको देखना, उनको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जो डेबिट नोट होते हैं एक तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको कि सेलर यूज करता है, जो परचेजर होता है उसको ये याद दिलाने के लिए या फिर ये है मेमोराइज कराने के लिए कि करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारियों यानी दायित्वों की राशि की गणना करें यदि कुल संपत्ति 10,000 और जो कुल पूंजी है वो 5,000 हो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इफ टोटल एसेट इज इक्वल टू ₹10,000 एंड टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ₹5,000। तो कितना होगा आपका, जो टोटल लायबिलिटीज है आपको निकालनी है, तो आपको पता ही होगा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उससे हमें इसे सॉल्व करना है। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जो हमारी कैपिटल होती है और प्लस जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, यही तो आपका जो टोटल एसेट का एक इक्वेशन बनती है। कुछ ऐसे ही तो होती है। इक्वेशंस तो मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, 4 तरह की होती हैं, चारों इक्वेशंस मैंने आप लोग को पढ़ाई थी। तो यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल एसेट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कैपिटल और प्लस हो जाती हैं जो भी आपकी लायबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एसेट हमें पता है 10,000 की, टोटल एसेट हो गई 10,000 और कैपिटल कितनी दे रखी है 5,000 की, हमको लायबिलिटी नहीं पता है। तो यहाँ पर लायबिलिटी को एज इट इज लिख लीजिए। लायबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, लायबिलिटी बाहर आ जाएगी यहाँ पर और 10,000 माइनस 5,000 हो जाएगा। लेस करेंगे तो कितना बचेगा, आ जाएगा 5,000। बहुत सिंपल सा है, आप बिना लिखे भी इसको निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बता दिया कि जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है उनको कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत सा ये ऊपर नीचे हो गए हैं जो ऑप्शन है इनके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी लिखा हुआ है वही सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। 5,000 का आंसर आएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर 5,000 आएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि पत्नी द्वारा लिया गया ऋण उसकी निजी संपत्ति से दिया गया मान लिया जाए तो ऐसे ऋण की स्थिति इस प्रकार होगी। इफ द लोन फ्रॉम वाइफ इज assumed to be given out of her personal property, then possession of such loan is like unsecured creditor, preferential creditor, fully secured creditor, partly secured creditor। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अगर वाइफ है वो लोन ले रही है तो उस लोन को अज्यूम किया गया है कि वो पर्सनल प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि कोई भी लोन लिया जाता है तो कोई सिक्योरिटी भी तो दी जाती है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी पर है तो वहाँ पर ऐसे लोन की पोजीशन क्या होगी, स्थिति क्या होगी। तो कई तरह के जो क्रेडिटर होते हैं होंगे वो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है तो वहाँ पर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कई तरह के प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट में अलग अलग ऐड होता है और वैसे ही दिखाया भी जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे क्या होगा, वो असुरक्षित ऋण माना जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों के लिए नाममात्र बही खाता में तैयार किया गया एक स्थानापन्न खाता है लेकिन कुल आंकड़ों के साथ। द डैश इज ए सब्स्टिट्यूट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन द नॉमिनल लेजर फॉर द अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स बट विद टोटल फिगर्स, न्यूट्रल लेजर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, जर्नल लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाममात्र बही खाता एक तैयार किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट एक बनाया जाता है, जितने भी कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की बात कही है तो कस्टमर कौन होता है, वो व्यक्ति जो कि आपसे कुछ परचेस कर रहा होगा, आपसे कुछ खरीद रहा होगा, तो वो क्या होगा, कस्टमर कहलाएगा। तो वो कस्टमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेटर होते हैं ना, तो उनका क्या बनेगा, टोटल डेटर अकाउंट बनाया जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाता जो व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स ओनर ऑफ द बिजनेसेस, बैंक अकाउंट, केटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा अकाउंट जो कि व्यवसाय के जो स्वामी होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सा अकाउंट होगा। तो आपको पता ही होगा कि व्यवसाय में से कुछ भी निकालने का जो राइट होता है किसका होता है, ओनर का होता है, और जब वो निकाला जाता है तो क्या कहलाता है, वो ड्राइंग्स कहलाती है। तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट। कभी कभी थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझा करिए चीजों को, बहुत ईजी हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन में कौन सा खाता का प्रकार नहीं है, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग, रियल, पर्सनल, सब्सटेशनल, नॉमिनल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता ही है, वास्तविक खाता भी होता है, व्यक्तिगत भी और नाममात्र भी। कौन सा नहीं होता, सब्सटेंशियल नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली किस लेजर में पूर्ण होती है, इन विच लेजर डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीटेड, जर्नल लेजर, पर्सनल लेजर, केटर्स लेजर, डेटर्स लेजर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है किस तरह के लेजर जो होते हैं वहां पर पूरी तरह से हमें देखने को मिलता है या पूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें होता है, तो जो जर्नल लेजर होते हैं उसमें सारे आपके आ जाएंगे। जर्नल लेजर में सारे आपके लेजर, सारे खाते बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जर्नल लेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की मजदूरी का भुगतान नई मशीनरी के निर्माण के लिए किया जाता है। वेजेस ऑफ ₹5,000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी और डैश, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट, क्रेडिटेड टू। पता ही होगा जब भी किसी मशीनरी को स्टैब्लिश किया जाता है या उसके लिए कुछ भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो उसे मशीनरी अकाउंट में ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पर किसके अकाउंट में उसको डेबिट किया जाएगा, उसे डेबिट किया जाएगा जो मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा उसमें। तो एक आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आप लोग का स्कोर रहा है। 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक खाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बिल्डिंग्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, रेंट अकाउंट। कौन सा वास्तविक खाता है, तो डेटर क्रेडिटर कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये दोनों अकाउंट होंगे हमारे पर्सनल अकाउंट। रेंट अकाउंट किस में जाता है, एक्सपेंस है, ये जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। जो बिल्डिंग अकाउंट है, भवन खाता है, ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक और अंतिम पूंजी का पता लगाने के लिए स्थिति विवरण तैयार किया जाता है।
To find out the opening and closing capital statement of affairs are prepared. 1, 2, 4 none of the above. क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपनिंग कैपिटल क्या है और क्लोजिंग कैपिटल क्या है, इसके लिए जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है वो कितने बनाए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो उसके लिए आपके दो तरह के बनते हैं, 2 बनते हैं। एक हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन स्टेटमेंट और दूसरा बनता है एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट। इन दोनों से ही देखा जाता है कि आप इसको सिंपल से समझ सकते हैं। जो आपका स्टेटमेंट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट होता है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट हो जाती है। तो दोनों को ही मिलाया जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें प्रॉफिट पता चलता है कि क्या प्रॉफिट रहा है उस ईयर का, नेट प्रॉफिट, और जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उससे कैपिटल हमारी निकल करके आती है। तो दोनों को ही ओपनिंग क्लोजिंग जो नेट प्रॉफिट है ऐड करके ही हम पहुंचते हैं कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, कितनी ड्राइंग्स हैं। आपको मैंने निकालना बताया है, कुछ क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो मैंने सॉल्व करवाए थे इससे रिलेटेड, कि जहाँ पर ड्राइंग्स निकालना होता है या क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो दो चीजें मेन बनती हैं, P&L और बैलेंस शीट। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ और हानि खाते में व्यय के अनुक्रम का हिस्सा है। Which of the following is a part of sequence of expenses in profit and loss account, financial and other expenses, selling and distribution expenses, office and administrative expenses, all of these। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करते हैं तो उसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो शामिल की जाती हैं या दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर किस तरह के एक्सपेंसेस रहते हैं या किस तरह के एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, तो ये तीनों ही आ जाएंगे। फाइनेंशियल भी होते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ और हानि विनियोग खाते में कौन सी वस्तु दर्शाई जाती है। विच आइटम इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है इसमें से कौन सी चीजें जो होती हैं वो दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसमें हम जो दिखाते हैं, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है उसको शो किया जाता है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है ना, तो वहाँ पर जो डिविडेंड होता है हमारा उसको दिखाया जाता है। करंट एसेट संपत्तियां हैं उसको तो कहाँ दिखाते हैं, उसको तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इसमें दिखाते ही नहीं है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको याद होगा जो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो उसके लिए पहले हमको निकालना होता था फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते थे, तो जो लाभांश घोषित हुआ होता था उसको हम डेबिट साइड में दिखाते थे। तो यहाँ पर इसको ही दिखाया जाएगा। कुछ नए क्वेश्चंस नहीं होते, जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं उसी से ही रिलेटेड होते हैं, बस एट ए टाइम आपको याद आना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परक्राम में लिखित अधिनियम के अनुसार विनिमय का बिल आमतौर पर तैयार किया जाता है। According to the Negotiable Instrument Act, a bill of exchange is generally drawn by bank on the creditor, creditor on the bank, creditor on his creditor on his debtor, debtor on his creditor। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जो कौन व्यक्ति किस पर तैयार करता है, एक तरह से ये सिंपल से आपसे पूछा है तो कौन तैयार करता है और किसके ऊपर तैयार करता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर होता है अपने डेटर पर उसको लिखता है, तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वो किसी बैंक के थ्रू लिखता है या अलग कोई और मीडिएटर के थ्रू लिखता है, लेकिन वो लिखता है एक लेनदार जो होता है वो देनदार के ऊपर लिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर प्रणाली के अंतर्गत लेजर खाते तैयार किए जाते हैं। अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। 5 4 3 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम होता है उसमें कितने तरह के जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 तरह के लेजर अकाउंट जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं, जर्नल लेजर, डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर। तो 3 तरह के होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त कोई भी दान है। एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज ए डैश, लायबिलिटी, एसेट, रेवेन्यू रिसीव्ड या फिर कैपिटल रिसीव्ड।
यानी कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए कोई डोनेशन अगर मिली है किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वो क्या कहलाती है या किस तरह की मानी जाती है? तो वो क्या हो जाएगी? वो डोनेशन हो जाती है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको जो एक चैप्टर उसमें पढ़ाया भी है, जो क्लास ली थी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर से या फिर इनकम से रिलेटेड, जो आपकी जो क्लासेस मैंने करवाई थी, प्रोवाइड कराई हैं आपको, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा वहाँ पर। तो ये किस तरह के होते हैं? कोई भी दान अगर है तो पूंजीगत प्राप्तियों में, कैपिटल रिसिप्ट में इसको शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दान में सामान देने पर निम्नलिखित में से किस खाते में धन जमा किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रिएटेड ऑन गिविंग गुड्स इन डोनेशन? सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, कैश अकाउंट। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी अगर गुड्स हैं उनको एज अ डोनेशन दिया जा रहा है तो उसको हम किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जर्नल एंट्री क्या होगी। आपको ये जर्नल एंट्री याद होगी तो आपको पता होगा कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा। तो इसको डोनेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है? परचेज अकाउंट। जो इसकी जर्नल एंट्री की जाती है तो इसमें आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है डोनेशन। डोनेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि कहाँ पर उसको क्रेडिट करना है, आप कहाँ क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट में, यानी कि क्रय खाता या फिर खरीद खाता उसमें करेंगे। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में रकम और खातों की अनजाने में चूक या भूल को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। Unintentional omission or commission of amounts and accounts in the process of recording the transaction are commonly known as dash. Fraud, financial statement, scams, error. तो लेन देन जो ट्रांजेक्शन होते हैं, कभी भूल हो जाएगी या चूक की वजह से कुछ अगर आप गलत लिख देते हैं तो उसको किस तरह से माना जाता है? तो वो कहलाती हैं त्रुटियां, यानी कि एरर्स कहलाती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। वो फ्रॉड नहीं माने जाते, कोई स्कैम नहीं होते हैं, वो एक तरह की गलती होती है, त्रुटि होती है, एरर कहलाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को ₹500 की बिक्री उसके खाते में ₹50 के रूप में पोस्ट करने से प्रभावित होगा। सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड अफेक्ट सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ₹500 की बिक्री है और उसके खाते में ₹50 के रूप में, यानी कि एक जीरो कम कर दिया गया। वैसे देखने में तो सिर्फ एक जीरो कम कर दिया, लेकिन हुआ क्या? 450 यानी कि ₹450 की कमी हो गई। तो ऐसी जो होगी उससे कौन सा अकाउंट जो होगा वो प्रभावित होगा? क्रय खाता, बिक्री खाता होगा राम का, नगद खाता या फिर लाभ और हानि खाता। तो क्या प्रभावित होगा? जो राम का अकाउंट है वो प्रभावित होगा, क्योंकि राम को 500 की बिक्री थी और उसके खाते में ही क्रेडिट करनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? गलती से 500 की जगह ₹50 ही हो गया, तो उसका ही खाता प्रभावित होगा, राम्स अकाउंट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधूरे अभिलेखों से खाता तैयार करने पर निम्नलिखित में से क्या तैयार नहीं किया जा सकता है? On preparing accounts from incomplete records, which of the following cannot be prepared? Cash account, trial balance, capital account, investment account. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास जो भी अकाउंट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, रिकॉर्ड सारे इनकम्प्लीट हैं, तो उससे जो आप अकाउंट्स तैयार करते हैं तो वहाँ पर कौन सा ऐसा अकाउंट है जो आप नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तैयार कर पाएंगे? तो आपको पता ही होगा, जो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं, जो ट्रायल बैलेंस होगा तलपट होता है, तो जितना भी जो लेजर हमने बनाए होते हैं उनकी जो बाकी बैलेंस निकल करके आती है उससे बनाते हैं। लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड्स ही अधूरे हैं तो जो बैलेंस निकल करके आएगा वो भी क्या होगा? पूरी तरह से सही नहीं होगा। इस वजह से हम जो ट्रायल बैलेंस होगा उसको नहीं बना सकते। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को बैलेंस शीट में अन्य चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? Which of the following items is classified under the heading other current liability in balance sheet? Loans repayable on demand, deposits, loans and advances from related parties, unpaid dividends. तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
कि जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो अदर करंट लायबिलिटी का एक हेड होता है, शीर्षक होता है, उसमें कौन सी चीज़ें इसमें से होंगी जो दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ को हम उसमें दिखाते हैं, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, डिपॉजिट, लोन्स एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ये तीनों ही नहीं दिखाए जाएंगे। जो अनपेड डिविडेंड होते हैं, ऐसे लाभांश जो अभी पे नहीं किए गए हैं, उनको दिखाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्तंभ को बैलेंस शीट में नीचे दिखाया गया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक होता है उसको बैलेंस शीट में आप किस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो उसको हम क्या दिखाते हैं, जो आपकी इन्वेंट्री होती है या फिर जो स्टॉक होता है वो आपकी करंट एसेट होती है, तो उसको हम किस हेड में दिखाएंगे, जो चालू संपत्ति होती है, करंट एसेट होती है, उसमें दिखाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Shyam Private Limited follows financial year for accounting. The company in the beginning of the year on 1st April 2017 purchased a new machinery for rupees 2,50,000 and the installation charges were 5,000 with an estimated scrap value of 10,000 and estimated life of 5 years. What will be the depreciation for the year 2017-18 under the straight line method? यहाँ पर मेसर श्याम प्राइवेट लिमिटेड लेखांकन के लिए वित्तीय वर्ष का पालन करते हैं और कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को 2,50,000 में एक नई मशीनरी परचेज खरीदी थी, इस पर जो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस थे या फिर जो स्थापना शुल्क था 5,000 का था और उसकी अनुमानित स्क्रैप वैल्यू जो थी वो 10,000 की थी और कितना उसकी लाइफ थी 5 ईयर्स की थी, 5 वर्ष की थी। आपको सीधी रेखा पद्धति से 2017-18 के लिए क्या निकालना है, कितना ह्रास हुआ है, डिप्रिसिएशन कितना आएगा वो दिखाना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है, क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट है उसकी वैल्यू, सबसे पहले हम वो दिखाएंगे। इसके बाद उसमें ऐड हो जाते हैं जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा इसे। और उसमें से माइनस हो जाती है जो स्क्रैप वैल्यू होती है, इसको माइनस कर दिया जाता है। अपॉन में क्या आ जाएगा, जितनी लाइफ होती है वो अपॉन में आ जाती है एस्टिमेटेड लाइफ। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है निकालने का। डिप्रिसिएशन से क्वेश्चन जहाँ तक आपका या तो थ्योरी में आएगा या तो न्यूमेरिकल में पूछा जरूर जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब फॉर्मूले में आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्वेश्चन से इनपुट कर देते हैं चीज़ों को। वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, 2,50,000 की, लिख लीजिए। प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने आए थे, 5,000 के, उसको हम लिख लेंगे। माइनस में जो स्क्रैप वैल्यू है 10,000 की, वो लेस हो जानी है। अब आपकी अनुमानित जीवन कितना दे रखा है, 5 वर्ष का, लिख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करिए, ऐड कर लीजिए, उसके बाद हम इसे लेस कर देंगे। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 2,55,000 आ जाएगा। तो वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 5,000 को ऐड करिए और 10,000 उसमें से लेस कर दिए तो 2,45,000 आ जाएगा। लेकिन लिखने का जो तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको। ना जो अगर लिख करके किया जाता है तो पहले ऐड करके दिखाइए 2,55,000 का माइनस 10,000, उसके बाद आप दिखाएंगे उसमें से 10,000 लेस करके 2,45,000। यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इससे मैटर नहीं करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। लेस करिएगा, उसके बाद इसमें हम राइट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 49,000 आ जाएगा। 49,000 की क्या हो जाएगी, हमारी डिप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि सीधी रेखा पद्धति से है तो डायरेक्ट आपका यही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्या था, इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड करना और स्क्रैप वैल्यू को लेस करना, यहीं पर गलती हो सकती है आपसे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक समाधान विवरण समाधान करता है डैश। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट पर रिकंसाइल्स डैश कैश बुक एंड नेट प्रॉफिट, स्टेटस लेजर विद द रिटर्न लेजर, कैश बुक विद पेटी कैश बुक, बैंक कॉलम विद द पासबुक। जो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो किस चीज़ का समाधान करता है, तो जो बैंक बुक होती है या फिर जिसे हम पासबुक भी कह सकते हैं और जो आपकी कैश बुक होती है, दोनों में कभी कभी चेंजेस होते हैं।
जो बीच में चेंजेस आए हैं तो उन चेंजेस को रिकंसिल करना यानी कि उनका समाधान किया जाता है। तो यहाँ पर क्या समाधान होगा, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इस स्टेटमेंट को बना करके कि पासबुक के साथ कैश बुक यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस को जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको समाप्त करना। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट भविष्य में व्यवसाय न बेचने की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। The expressions of not to sell business in near future is included in the expression of not to sell business in near future is included in the dash necessity concept, conservatism concept, accrual concept और going concern concept। कौन सा होता है कि लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलेगा, उसे फ्यूचर में कोई भी संभावना नहीं है बेचने की, तो कौन सा हो जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गोइंग कंसर्न। लगातार हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, उसे आगे कोई भी संभावना नहीं होती है कि वो समाप्त होगा या उसे हम समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अचल संपत्तियों का लेखांकन किससे संबंधित है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट आर रिलेटेड टू डैश AS10, AS12, AS24, AS26। तो किससे संबंधित है अचल संपत्तियों का लेखांकन, जो फिक्स्ड एसेट होती है उनका, तो वो हो जाएगा जो आपकी AS10 होता है। AS क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, उससे रिलेटेड होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है इसमें से, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स। तो आपने पढ़ा ही होगा, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, तीनों ही क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है ये डायरेक्ट टैक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, जो वेल्थ टैक्स होता है, संपदा कर होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर डायरेक्ट टैक्स। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब अनुपात की अवधारणा को वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई वस्तुओं के संबंध में परिभाषित किया जाता है तो इसे डैश कहते हैं। When the concept of ratio is defined in respect to the item shown in the financial statement, it is termed as dash. Accounting ratio, financial ratio, costing ratio, none of the above। रेशियो एनालिसिस चैप्टर मैंने अलग से आप लोग को पढ़ाया था, इसमें वो जो रेशियोज होते हैं कैसे निकाले जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर भी अलग से वीडियो मैंने लेकर के आई थी, प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो उस अवधारणा में जब वो अवधारणा या उस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं तो वो अनुपात क्या कहलाते हैं, वो अनुपात कहलाते हैं अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वित्तीय चर के बीच संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो, परसेंटेज, रेट और टाइम, आइदर ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो अलग अलग चर होते हैं, जैसे कि एक्स और वाई दो चर हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन को दिखाया जाता है तो परसेंट के तौर पर भी दिखा सकते हैं, रेट और टाइम के भी, और प्योर रेशियोज के भी। क्योंकि जो अलग अलग रेशियोज निकाले जाते हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियो होता है या एक्टिविटी रेशियोज होते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, तो कुछ परसेंटेज में आते हैं, कुछ के आंसर आपके टाइम में आते हैं, कुछ के आंसर जो होते हैं वो अलग अलग आपके टाइम्स में या फिर रेट के तौर पे आते हैं, तो अलग अलग रहता है। इन तीनों के ही द्वारा या उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा इसको दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई, ऑल ऑफ द अबव होता तो भी करेक्ट होता, आइदर ऑफ द अबव ये भी करेक्ट है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are true about ratio analysis। अनुपात विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों में उपयोगी है। रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अनुपात विश्लेषण संचार और समन्वय में सहायक है। रेशियो एनालिसिस इज नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय के कमजोर स्थानों की पहचान करने में सहायक नहीं है। रेशियो एनालिसिस इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अनुपात विश्लेषण वित्तीय योजना और पूर्वानुमान में सहायक है। तो यहाँ पर आपको
देखना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं और उसके बाद उसी से आपको आंसर नीचे लगाना है कि जो भी करेक्ट होंगे उसी के सामने वाला आपका सही आंसर होगा। तो पहला पॉइंट, ये वित्तीय विश्लेषण में उपयोगी है, बिल्कुल करेक्ट है। अनुपात विश्लेषण संचार समन्वय में सहायक है, ये भी करेक्ट है। व्यवसाय के कमजोर स्थानों की पहचान करने में सहायक नहीं है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सहायक है, इनसे हमें पता चलता है ना कि इनकी लिक्विडिटी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये पता चलता है हमको, तो ये तो गलत हो जाएगा। डी पॉइंट में वित्तीय योजना को अनुमान में सहायक है, ये भी करेक्ट है। तो कौन से पॉइंट करेक्ट है, ए, बी और डी? देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए और बी और डी, ये आपके ए वाले में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, देख के समझ के करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि कई एक दे रखे होंगे ऑप्शन, उसके बाद पेयर बना देगा, तो वहां से आपको आंसर देखना होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।